अब हम बात करेंगे शेखपुरा विधानसभा की। शेखपुरा विधानसभा में भी समीकरण काफी दिलचस्प है और शेखपुरा विधानसभा में क्या कुछ इतिहास रहा है, कौन किसका पलड़ा भारी वहां दिखता है, इन तमाम चीजों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, शेखपुरा विधानसभा को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र जो है अब यहाँ पर 1952 से ही चुनाव हो रहे हैं और ये जमुई लोकसभा का हिस्सा है, जहाँ से जमुई लोकसभा, जहाँ चिराग पासवान ने इसको रिप्रेजेंट किया है और अभी जो है अरुण भारती जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी का हिस्सा है। लेकिन जब आप शेखपुरा विधानसभा को स्कैन कीजिएगा तो बिल्कुल साफ साफ दिखता है कि ये कांग्रेस का गढ़ रहा था। मैं ये इस बात पर जोर दे रहा हूं क्योंकि एक बार जब नया परिसीमन हुआ 2008-9 में और 2010 के चुनाव हुए और जो इस क्षेत्र के जो नामी हस्ती थे और जिन्हें आप शेखपुरा का पर्याय भी कह सकते हैं, राजो बाबू, उनकी हत्या के बाद जो है इस सीट पर जब जेडीयू ने सेंधमारी की तो ये जो किला था आपको कांग्रेस का, वो दरक गया और अब स्थिति ये आ गई है 2020 आते आते कि जब महागठबंधन में सीटों का बंटवारा होता है तो शेखपुरा सीट कांग्रेस को नहीं दी जाती है, यहां से अब आरजेडी चुनाव लड़ता है। तो ये स्थिति दिखती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब आप शेखपुरा सीट को स्कैन कीजिएगा तो राजो बाबू, राजो सिंह दिखते हैं, जिनकी की एक दमदार छवि थी और वो अपने कार्यकर्ताओं के सीएम थे। क्योंकि ये माना जाता था कि वो कोई भी काम करवा सकते हैं, सरकार चाहे किसी की भी हो, तो ये उनका रुतबा था अपने समर्थकों के बीच में। तो यही वजह है कि शेखपुरा से वो 5-5 बार जीते, 5 बार जीते। 1977 से वो जीतना शुरू करते हैं और 1995 तक लगातार जीतते चले गए और 1998 में जब वो बेगूसराय से सांसद बने तब इस सीट पर उनके बेटे खड़े हुए संजय सिंह और वो भी 2 बार जीते। फिर जो है उनके बाद जो उनकी पुत्रवधू हैं वो खड़ी होती हैं सुनीला देवी, वो भी 2 बार चुनाव जीतती हैं, 2005 में फरवरी और अक्टूबर में। लेकिन फिर जो है 2010 से जो है चीजें बदल जाती हैं। 2010 में जेडीयू यहां पर सेंधमारी करता है और वहां पर पहले एक क्लोज फाइट में जीत हासिल करता है और फिर जो है ये सीट जो है धीरे धीरे कांग्रेस इस सीट से दूर होते चली जाती है। अब अगर शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र की हम जब बात कर रहे हैं तो यहां पर अब तक 19 चुनाव हुए हैं और 19 चुनाव में 9 ही व्यक्ति जो है विधायक बने हैं। मतलब अगर आप 9x2 कीजिए तो वो 18, फिर भी एक ज्यादा है। मतलब ये है कि एक विधायक को यहां पर समय मिलता है। मतलब शेखपुरा की जनता अपने विधायक पर भरोसा जताती है, विश्वास के साथ जताती है कि ये विकास का कार्य करेंगे। अब ये दिगर है कि विकास का कार्य कितना हुआ है ये वहां की जनता समझती है। खैर, जो 19 चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस ने 12 बार सीट जो है जीती है। सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसको भी 3 बार यहां से सफलता मिली है। तो जेडीयू यहां से 2 बार जीतने में कामयाब हुआ है और आरजेडी को भी 1 बार सफलता मिली है और निर्दलीय 1 बार जीते हैं। और ये निर्दलीय राजो सिंह ही 1985 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो उन्होंने ये चुनाव जीता था। राजो सिंह 5 बार यहां से जीते हैं, जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया, और लोकनाथ आजाद जो हैं वो 3 बार यहां से चुनाव जीते हैं। यूं तो शेखपुरा की सीट जो है वो सामान्य सीट है, लेकिन कुछ समय के लिए ये अनुसूचित जाति आरक्षित सीट भी बनी थी और 1967, 69 और 72 में जो है एससी आरक्षित सीट के रूप में ही यहां पर चुनाव हुआ था। लेकिन अगर आप राजो सिंह परिवार ने कितनी बार इस सीट को जीता है उसका योग करें तो 5 बार राजो सिंह, 2 बार उनके बेटे संजय कुमार सिंह और 2 बार राजो सिंह की पुत्रवधू सुनीला देवी, मतलब 9 बार। तो 19 में से 9 बार जो है राजो सिंह का परिवार ही यहां से चुनाव जीतने में कामयाब हुआ है।
अब हम यहाँ पर जो आखिरी 3 चुनाव है नए परिसीमन के बाद उसकी चर्चा कर लेते हैं। तब आरजेडी के टिकट पर जो है ललन कुमार खड़े हुए थे। जेडीयू ने जो है यहां से रणधीर कुमार सोनी को प्रत्याशी बनाया था। आपको जो कांग्रेस है उससे सुनीला देवी खड़ी थी। वही सुनीला देवी राजो सिंह की पुत्रवधू उस समय सिटिंग विधायक थी और कांग्रेस ने उनको टिकट दिया था। और सीपीआई से जो है जितेंद्र नाथ जो हैं वो चुनावी मैदान में थे। लेकिन जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं वो तीसरे स्थान पर चले गए और जीत हासिल की रणधीर कुमार सोनी ने और सुनीला देवी को हार का सामना करना पड़ा। ये एक चौंकाने वाला परिणाम था। सुनीला देवी को 24,165 वोट आए थे, 23.42%, जबकि रणधीर कुमार सोनी जो कि जेडीयू प्रत्याशी हैं वो 31,507 वोट लाने में कामयाब हुए। 30.5% के आसपास उनको वोट आए और वो 7,342 वोटों से जीत गए। तो एक क्लोज फाइट थी, लेकिन जीत जेडीयू को मिली और एक नया समीकरण यहां पर जो शेखपुरा में है वो बन गया। जो कांग्रेस का वर्चस्व था वो खत्म हो गया, क्योंकि इसके बाद कांग्रेस को इस सीट पर सफलता नहीं मिली है। ललन कुमार जो आरजेडी के थे वो तीसरे स्थान पर रहे। 18,473 वोट आए थे, 17.91%। और जो सीपीआई से जितेंद्र नाथ थे उनको भी 8,714 वोट आए, 8.45%। तो एक क्वाड्रेंगुलर फाइट यहां पर देखने को मिली थी। फिर 2015 आता है। इस बार तो महागठबंधन था जिसमें कि नीतीश कुमार भी थे, आरजेडी भी था और कांग्रेस भी थी। लेकिन चूंकि ये जेडीयू की सिटिंग सीट थी तो ये सीट जो है जेडीयू को ही गई और रणधीर कुमार सोनी एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे, एक सिटिंग विधायक होते हुए सीट बचाने की चुनौती लेकर। अब इस बार जो हम पार्टी है, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, उसको एनडीए गठबंधन में ये सीट मिली और नरेश साव यहां से चुनावी मैदान में उतरे। यहां पर क्या होता है कि एक बार फिर से जितेंद्र नाथ भी चुनावी मैदान में थे और विजय कुमार यादव जो हैं वो आपको पप्पू यादव की पार्टी जैप लोकतांत्रिक से यहां पर चुनावी मैदान में थे। लेकिन जीत एक बार फिर से रणधीर कुमार सोनी को मिली, 41,755 वोट, 32.86%। नरेश साव जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी के कैंडिडेट थे वो दूसरे स्थान पर रहे, 28,654 वोट। और विजय कुमार यादव या जिनको लोग विजय सम्राट भी कहते हैं वो 18,227 वोट लाने में कामयाब रहे, 14.35% वोट, वो तीसरे स्थान पर रहे। और जितेंद्र नाथ जो हैं वो 9,882 वोट लाए, 7.79%। तो एक बार फिर से मल्टी कॉर्नर फाइट ही देखने को मिली, लेकिन उसमें रणधीर कुमार सोनी को जो है वो जीत मिलती है और वो 13,101 वोट से जीतते हैं। लेकिन 2015 के चुनाव में विजय सम्राट विजय कुमार यादव ने बेहतर प्रदर्शन किया था पप्पू यादव की पार्टी से भी। तो जब 2020 में चुनाव हुआ और नीतीश कुमार वापस से एनडीए में चल गए थे और आरजेडी को यह सीट लड़ने के लिए मिली तो उन्होंने विजय सम्राट को इस सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया। और चूंकि यहां पर यादव जो जाति है उनके वोटर्स की संख्या अच्छी है तो इसका फायदा भी उनको मिला। रणधीर कुमार सोनी के खिलाफ उस वक्त थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी थी, जब कोरोना काल था और उस दौरान उनका एक बयान भी विवादों में आ गया था, उसकी वजह से भी उनको नुकसान हुआ। तीसरी तरफ एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी ने इमाम गजाली को चुनावी मैदान में उतारा और निर्दलीय रिंकू देवी भी चुनावी मैदान में थी, ऐसे आरएलएसपी के भी कैंडिडेट थे। लेकिन जब यहां पर इन्हीं चारों के बीच एक मुकाबला दिखा और एक बार फिर से जो है मल्टी कॉर्नर फाइट ही हुई। विजय कुमार यादव
56,365 वोट लेकर आते हैं, 39%। रणधीर कुमार सोनी को 50,249 वोट मिलते हैं, 34.8%। इमाम गजाली जो कि एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, 14,500 वोट लेकर आ जाते हैं, 10.1%। और इसका नुकसान जेडीयू को भुगतना पड़ता है। हालांकि अगर कुछ मुस्लिम वोट उनकी तरफ गए होंगे तो इसका फायदा भी मिला होगा जेडीयू को। खैर, निर्दलीय रिंकू देवी भी 6,000 वोट लाने में कामयाब होती हैं, 4.2% वोट उनके हिस्से भी आया था। तो विजय सम्राट जो हैं ये चुनाव जीतते हैं 6,116 वोटों से। तो एक क्लोज फाइट थी वहां पर, 6,000 की लीड जो है बढ़त मिली, जीत मिली आरजेडी के विजय सम्राट को। वैसे इस बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ है तो अरुण भारती जो हैं, जो कि एलजेपी रामविलास के कैंडिडेट थे चिराग पासवान की पार्टी से, उनको जो है यहां पर 13,684 वोटों की लीड मिली है और इससे जो एनडीए का हौसला है वो बढ़ा हुआ है। वैसे ये लीड 2019 में भी मिली थी एलजेपी को, बावजूद इसके रणधीर कुमार सोनी हारे थे। तो अब हम देख लेते हैं कि सीट पर दावेदार कौन कौन हो सकते हैं। तो देखिए, आरजेडी से तो विजय सम्राट ही चुनाव लड़ेंगे क्योंकि वो चुनाव जीते हैं, सिटिंग सीट है उनकी, तो एक अवसर तो उनको मिलना ही चाहिए। मुझे लगता है कि आरजेडी देगी ही। ऐसे भी जो एमएलए होते हैं उनके टिकट कम ही कटते हैं तो उनको मिल ही जाएगा। जेडीयू से रणधीर सोनी का दावा जो है वो मजबूत है, एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में हो सकते हैं। 5 साल बाहर रहे हैं तो अब हो सकता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ 5 साल पहले थी वो थोड़ी कम हुई हो, तो वो यहां पर चुनाव लड़ते हुए दिख सकते हैं। वैसे आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है वो भी अपना प्रत्याशी देना चाहते हैं। राहुल कुमार के रूप में उनके पास प्रत्याशी है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि रणधीर कुमार सोनी ये सीट छोड़ेंगे। मतलब जेडीयू ये सीट जो है छोड़ेगी नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि पिछली बार भी हार जीत का मार्जिन सिर्फ 6,116 वोटों का था। तो जेडीयू ही जो है यहां से चुनाव लड़ेगी ऐसा दिखता है। इसके अलावा जनसुराज पार्टी से भी कुछ उम्मीदवार जो है वो हो सकते हैं। तो अब देखना है कि किसे शेखपुरा में जो है एनडीए की तरफ से क्या भूमिका पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। लोजपा भी यहाँ प्रभावी होगी। जी देखिए, चूंकि इमाम गजाली ने 14,500 वोट लाए थे और चूंकि ये जमुई लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है तो चिराग पासवान की भी इच्छा होगी कि इस लोकसभा के अंतर्गत जो विधानसभा की सीटें आती हैं उनमें से कुछ उनको मिले ताकि उनके विधायक बनकर निकलें। तो और उनके पास अच्छे कैंडिडेट हैं। इमाम गजाली पिछली बार मजबूती से लड़े, 14,500 वोट लेकर आए, अभी भी लोजपा में बने हुए हैं, तो उनका दावा भी कमजोर नहीं है। मतलब इस सीट पर चर्चा तो होनी ही होनी है। जेडीयू, एलजेपी और आरएलएम के बीच में एक बातचीत होगी कि इस सीट पर कौन लड़ेगा। तो ये मानकर चलिए कि शेखपुरा में ये देखने को मिलेगा, लेकिन जो यहाँ का जातीय समीकरण है उसके आधार पर फैसला होगा। प्लस जो यहाँ के उम्मीदवार रहे उनका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है उस पर चर्चा होगी, उस पर निर्णय होगा। तो एक ऐसी सीट है जहां पर की वार्ता की संभावना साफ साफ दिखती है गठबंधन के साथियों के बीच में। एनडीए फोल्डर से जो महागठबंधन है उसके तरफ से ऑलमोस्ट क्लियर है कि विजय सम्राट ही चुनाव लड़ेंगे। अब अगर यहां पर आप जातीय समीकरण को देखिए, जो कि एक अनुमानित जातीय संख्या हम बताते हैं एक आकलन और विश्लेषण करने के बाद, जो एससी वोटर्स हैं वो 19.2%। ये बहुत अच्छी संख्या है। और जो आपने बात कही ना कि एलजेपी दावा कर सकता है, तो वो यहां पर देखता है कि 19.2% जो है एससी वोटर्स हैं और जिसमें पासवान वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है। इसके अलावा जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 8.5% के आसपास हैं। यादव वोटर्स जो हैं वो 15 से 17% के आसपास हैं। लेकिन कुर्मी, कोयरी और धानु, अगर इन तीनों का आप ब्लॉक बनाइए तो एक कोहेसिव ब्लॉक बनता है जो इंटैक्ट होता है और वो दिखता है 16 से 18% के आसपास। तो अगर ये तीन जातियां मिलती हैं एक तरफ, जो कि नीतीश कुमार
कि कोर वोटर रही हैं ये जातियां, जी। अगर वो वोट करती हैं तो फिर से जेडीयू जो है वो पूरी तरह से मुकाबले में रहेगा। और अगर एलजेपी का समर्थन मिल जाता है, अगर वो तो पिछली बार भी आप एलजेपी को मिले थे 14,500 और हार जीत का मार्जिन 6,116 था, तो अगर एलजेपी साथ में रहती है, बीजेपी साथ में है, अगर एक होकर एनडीए चुनाव लड़ता है तो शेखपुरा में उनका दावा जो है वो मजबूत दिखेगा। सामान्य जाति बहुत नहीं है, 8-10% के आसपास, जिसमें भूमिहार सबसे ज्यादा हैं, वो आपको 5.5-6.5% तक हैं। और वैश्य जो वोटर्स हैं, वैश्य वर्ग यहाँ 8 से 8.5% है, तो उनकी संख्या भी अच्छी है। अब इसके बाद जो अति पिछड़ी जातियां हैं वो यहाँ पर एक अच्छी संख्या में है। और आमतौर पर यह देखने में आया है कि जो अति पिछड़ी जातियां होती हैं वो जेडीयू को वोट करती हैं। नीतीश कुमार की जो एक सोशल इंजीनियरिंग है जो उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरे बिहार में की है, इसका फायदा नीतीश कुमार की पार्टी को मिलता है। तो शेखपुरा एक ऐसी सीट है जो फंसी हुई दिखती है दोनों ही दलों के लिए। और यहां पर जो मुकाबला होगा वो बिल्कुल कांटे का मुकाबला होगा। और इस कांटे के मुकाबले में यह देखना दिलचस्प होगा कि जो अति पिछड़ी जातियां हैं वो किसके पक्ष में जाती हैं, क्योंकि जो पारंपरिक सामाजिक समीकरण है जैसे एमवाई वो इंटैक्ट रहेगा आरजेडी के साथ, और जो बाकी जो बनता है कि कोयरी, कुर्मी, धानुक, सामान्य जाति के वोटर्स जो है वो वैश्य वोटर्स, वो आपको ज्यादातर जो है वो एनडीए की तरफ दिखेंगे। तो ये तो दोनों तरफ के समीकरण हो गए। तो जो अति पिछड़ी जातियां हैं वो निर्णायक साबित होंगी कि वो किसको वोट करती हैं। वो जिसको ज्यादा अमाउंट में वोट कर गई वो पार्टी ये सीट जो है शेखपुरा की निकाल सकती है। तो शेखपुरा में एक रोमांचक, रोचक और कांटे का मुकाबला। चलिए, तो शेखपुरा में समीकरण क्या कुछ निकलकर सामने आते हैं इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन इतना तय है कि वहां एक दिलचस्प जंग देखने को मिलेगी।